अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्दर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मज़ीद निकालते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले से रिलेटेड जो है ना पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये शॉर्टकट आपने याद रखना है। तो सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो ये है कि इस Q1 एंड Q2 जो दो चार्जेस हमें दिए गए हैं ये क्या होने चाहिए, इनका साइन सेम होना चाहिए। या दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। फिर देन थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम इज नियर टू स्मॉलर चार्ज। जो अभी तक आपने पढ़ा था उसमें ये था कि तीन चार्जेस ही को हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने समरी का देखी थी इसमें हमने देखा था कि ये जो चार्जेस थे ये इक्वल मैग्नीट्यूड के थे। ये भी चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के थे। ये भी चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के थे। और अगेन ये भी इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो जब चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो फिर हमें जो इक्विलिब्रियम मिलती है थर्ड चार्ज की वो कहाँ पर मिलती है, मिड पॉइंट पर जाकर हमें मिलती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मिड पॉइंट है, यहाँ पर भी मिड पॉइंट है, यहाँ पर भी मिड पॉइंट है और यहाँ पर भी मिड पॉइंट है। तो अगर हमारे पास जो चार्जेस है जैसे यहाँ पर हमें दिए गए हैं Q1 और Q2, ये सेम मैग्नीट्यूड के ना हो, इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो। तो जब मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी तो फिर जो तीसरा चार्ज है उसने कहाँ पर इक्विलिब्रियम में आना है। अगर तो सेम मैग्नीट्यूड होगी तो इक्विलिब्रियम होगी मिड पॉइंट पर। लेकिन अगर वो चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है, इसकी कुछ और है और इसकी कुछ और है, तो फिर जो तीसरा चार्ज है वो कहाँ पर इक्विलिब्रियम में आएगा, ये हमने डिस्कस करना है। तो पहला केस हमारे पास कि अगर जो Q1 और Q2 जो चार्जेस हैं इनके साइन सेम है, मैग्नीट्यूड हमेशा डिफरेंट रहेगी, तो फिर जो थर्ड चार्ज है वो किसके इक्विलिब्रियम के किसके पास होगा, स्मॉलर चार्ज जो होगा दोनों में से उसके पास होगा। और उस पॉइंट के वहां पर उसको क्या मिलेगी, इक्विलिब्रियम मिलेगी। तो फार्मूला आपने क्या यूज करना है, x इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 आगे फिर स्क्वायर रूट है। Q2 क्या स्मॉलर चार्ज है और फिर नीचे आपने क्या कर देना, दोनों को ऐड अप कर देना है। तो ये फार्मूला आपने समझ लिया। तभी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। टू चार्जेस Q प्लस Q एंड प्लस 4Q सेम साइन है, लेकिन मैग्नीट्यूड आप देख लें डिफरेंट है। एक की 1 और एक की 4 है। आर प्लेस एल डिस्टेंस, दोनों क्या है, दोनों के में जो डिस्टेंस है वो एल है। अपार्ट वेयर शुड वी कीप अ थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग प्लस Q एंड प्लस 4Q सो दैट द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। ये तो हमें पता है कि रूल क्या है कि जो थर्ड चार्ज होगा वो हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास ही जाएगा। तो स्मॉलर चार्ज इन दोनों में से जाहिर है ये वाला चार्ज है। तो जो इक्विलिब्रियम हमें मिलेगी वो इसके पास हमें जाकर इक्विलिब्रियम मिलेगी। तो कितने डिस्टेंस पर मिलेगी वो अब हम फार्मूले में देख लेते हैं। और आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहाँ पर नेट फोर्स जीरो होती है। तो ये प्लस क्यू चार्ज होगा, ये प्लस 4Q हो गया, तो फार्मूला बस लगा देना है। फार्मूला क्या है, Q1, ये वाला फार्मूला आ गया। तो अब आपने क्या करना, अब आपने मैग्नीट्यूड पुट कर देनी है। तो Q1 की मैग्नीट्यूड कितनी है, 1, 1 लिख दिया। Q1 की मैग्नीट्यूड 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। और जो Q2 है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 4Q है। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2 आ गया, तो वो हमने 2 लिख दिया। ठीक है। यहाँ पर अगर आप ना ये क्यों लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप नहीं लिखना चाहते, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, ये पहले फार्मूला लिखें और फिर आप यहाँ करते हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखते हैं। मैग्नीट्यूड Q1 की कितनी है, 1, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। और Q2 की मैग्नीट्यूड कितनी है, 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। तो Q2 लिखने की जरूरत आपको नहीं है। लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ना लिखें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1, 1 प्लस 2, तो आंसर कितना आ गया, एल, एल प्लस एल ओवर 3 आ गया। तो अब ऑप्शन हम देख लेते हैं। अब जो L/3 है वो दो ऑप्शन हैं, सी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है। अब ये न्यूमेरिकल लगा लगा के आपने सॉल्व तो कर लिया, आंसर तो आपने निकाल लिया, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि जो चार्ज हमारा है वो किसके पास होगा।
यहाँ पर है L/3 फ्रॉम Q टूवर्ड्स 4Q, और ये है L/3 फ्रॉम 4Q टूवर्ड्स Q। तो आपने हमेशा याद रखना है जो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा वो हमेशा छोटे चार्ज के पास होगा। तो अगर आप वो याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका ये है कि आप देख लें, अगर हम यहाँ पर चार्ज को रखते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर चार्ज हमारा क्या है, क्यूब है, थर्ड चार्ज जो हमारा उसको हमने रखा है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो ज्यादा है, तो ये इसको ज्यादा फोर्स लगाएगा, और इसकी मैग्नीट्यूड वैसे ही छोटी है, तो जब ये इससे और जरा दूर हो जाएगा तो इसकी फोर्स तो बहुत जरा कम हो जाएगी, और ये इसके पास आ गया तो इसकी फोर्स मैग्नीट्यूड पहले ही ज्यादा है, और इसके वैसे ही पास आ गया तो इसकी फोर्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कभी भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन वाला केस यहाँ पर नहीं आएगा, तो जब वो वाला नहीं आएगा तो नेट फोर्स जीरो होगी नहीं, नेट फोर्स जीरो नहीं होगी तो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। तो लिहाजा बड़े चार्ज के पास तो नहीं आ सकते। अगर आप छोटे चार्ज के पास हैं, यहाँ पर आ जाएं, अब चूंकि इसकी मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन चूंकि इसके पास आ गए तो लिहाजा ये एक अच्छी फोर्स लगाएगा ये इस डायरेक्शन में, और ये इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेकिन चूंकि इससे वो दूर हो गया है तो ये क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेगा, फोर्स लगा देगा। लेकिन कुछ जो डिस्टेंस है कितना, L/3, तो L/3 वो डिस्टेंस होगा जिस पर इस चार्ज की रिपल्शन और इस चार्ज की रिपल्शन दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाएंगे, और अपोजिट इन डायरेक्शन तो वो है ही। तो फिर वो तो जब इसका नेट निकालेंगे वो नेट किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। तो लिहाजा एल बाय, ये तो आपको याद वो पता चल गया कि जो हमें इक्विलिब्रियम मिलनी है वो हमें हमेशा किसके पास मिलनी है, छोटे चार्ज के पास हमें मिलनी है। या अगर टोटका अगर आपने याद रखना है तो टोटका ये है कि जो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, सुकून। तो सुकून आपको अमीरों के पास जाकर मिलेगा या गरीबों के पास जाकर मिलेगा, बताएं। अल्लाह वालों के पास जाकर मिलेगा, अल्लाह वाले वैसे ही वो अपने आप को बड़ा सिंपल रखते हैं, वो गरीब और वो अपने आप को रखते हैं। तो जो सुकून है, जो इक्विलिब्रियम है, वो हमेशा कहाँ पर जाकर आपको मिलेगी, गरीबों के पास जाकर मिलेगी, अमीरों के पास जाकर आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ से ही आप याद रख लें कि जो थर्ड चार्ज है, क्योंकि उसने इक्विलिब्रियम में जाना है, तो इक्विलिब्रियम में वो कहाँ पर जाएगा, जिसकी मैग्नीट्यूड कम है, क्योंकि जिसके पास मैग्नीट्यूड कम होगी इक्विलिब्रियम उसके पास है, जिसके पास मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके पास इक्विलिब्रियम आपको नहीं मिल सकती। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, क्योंकि आप देख लें आंसर तो आपने निकाल लिया था यहाँ पर L/3, फार्मूला आपको याद था, आपने आंसर निकाल लिया, लेकिन जब आप आंसर में आए तो आंसर में आपको फिर कैसे पता चलेगा जो मैंने अभी आपको टोटका बताया है। अगर ये आपको ये याद ना रखें कि इक्विलिब्रियम किसके पास होगी, तो फिर आपको या फार्मूला आने के बावजूद, आंसर सही निकालने के बावजूद आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सी और डी में से आपने एक पर टिक करना है। तो जिसको याद होगा कि इक्विलिब्रियम हमेशा छोटे चार्ज के पास होती है, वो फिर यहाँ पर जाकर टिक कर देगा। तो ये एमसीक्यू क्लियर है। याद रखें जितने भी आप एमसीक्यू करवाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्यार स्कॉलरशिप हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए, एमडी कैट हो जाए, लेक्चरर हो जाए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, एटॉमिक एमफिल एंट्री टेस्ट, ये एमसीक्यू टॉप लेवल एमसीक्यूज हैं और बहुत कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है। तो आपने अच्छी तरह से इनको करना है और अच्छी तरह इनको समझना है। मैं बहुत मेहनत करके आपके पास ये नॉलेज लेकर आ रहा हूँ कि ये चीजें हमने पहले डिस्कस नहीं की। तो बड़ी जाहिर है कि जब मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो फिर जाहिर है कि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप भी अच्छी तरह से मेहनत कर दें, तो ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए और मुझे मेरा रिवॉर्ड मिल जाए। तो सिर्फ मुकद्दस ने रिप्लाई दी है, बाकी किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इससे रिलेटेड अब हम एमसीक्यू करेंगे दो तीन। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 4Q एंड वेयर अ थर्ड चार्ज कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम। बस उसने वर्डिंग जो है वो डिफरेंट कर दी है, बात वही है कि आपने क्या बताना है, थर्ड चार्ज की वो इक्विलिब्रियम का आपने बताना है कि किस पॉइंट पर जाकर उसको इक्विलिब्रियम मिलेगी, ये जैसा आपने बताना है। तो अगेन आपने क्या करना है, फार्मूला लगा देना है। तो फार्मूला लगा कर आपने आंसर निकाल लेना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, Q1 प्लस Q2
स्मॉलर चार्ज की मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी है, 4। तो यहाँ पे आपने 4 लिख दिया, क्यों ये रहने दें बेशक, ठीक है। और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, और क्यू टू की मैग्नीट्यूड कितनी है, 9। तो ये आपने 9 लिख दिया। तो 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, 2, 3। तो आंसर कितना आ गया, 2/5 L आ गया। तो यहाँ पर फिर आपका आंसर कितना आ गया, 2/5/L। तो यहाँ पर आपको वो उसने कंफ्यूज आपको उसने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, +16 क्यों चार्ज है और ये +4 क्यों चार्ज है। तो अगेन आपने क्या बताना, आपने इक्विलिब्रियम बतानी है। तो छोटे चार्ज की क्यों है, वो मैग्नीट्यूड है 4, 4, 16। तो इसका आंसर फिर कितना आ जाएगा, L/3 आ गया। तो ये तो आपको पता चल गया L/3। आपको दो बातें पता चलेगी, फार्मूले से आपने आंसर निकालना है। और दूसरी बात आपको पता चलेगी कि इक्विलिब्रियम आपको हमेशा कहाँ पर मिलनी है, छोटे चार्ज के पास जाकर आपको इक्विलिब्रियम मिलनी है, बड़े चार्ज के पास इक्विलिब्रियम मौजूद नहीं है। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब चार्जेस के सेम साइन हो, लेकिन याद रखें ये जो फार्मूला है ये हमने तब लगाना है जब मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। ये जो चार्जेस आपके मौजूद हैं, तो जब इन दोनों चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है, तो फिर जी गुलपारा क्या समझ नहीं आया। जब चार्जेस की मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है। अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर आपको फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपने क्या करना है, आपने मिड पॉइंट आपने बता देना है कि मिड पॉइंट पर जाकर थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम आपको मिलेगी। जी गुलपारा, गुलपारा बताएं, आपका नाम ऐसे लड़कियों वाला है। पंजाब साइड में ना ये नाम लड़कियों का होता है। जी पूछे, आई एम वेटिंग फॉर यू। तीसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है, क्या चीज समझनी है इसमें, एक्सप्लेन करने वाली बात ही कोई नहीं है। फार्मूला है ना, तो फार्मूला आपने ये लगा दिया। बाकी जैसे आपने मैग्नीट्यूड पुट कर देनी है। छोटी मैग्नीट्यूड कितनी है, 4 क्यू। Q1 इसमें आपको छोटा चार्ज है और Q2 का बड़ा चार्ज है। फार्मूला जस्ट आपने याद करना है, इसकी डेरिवेशन तो आपने ना कर दी। तो ये फार्मूला Q1 का स्क्वायर रूट है, Q1 का स्क्वायर रूट है प्लस Q2 का स्क्वायर रूट है। Q1 इसमें छोटा चार्ज है और Q2 इसमें बड़ा चार्ज है, बस ये आपने याद करना है। ये शॉर्टकट फार्मूला है। और ये आपने तब यूज करना है जब आपके जो चार्जेस हैं राइट लेफ्ट पे उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारे पास सेम साइन हो, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, जो थर्ड चार्ज होगा वो क्या रहेगा, इन बिटवीन द वो दोनों चार्जेस के दरमियान में आपको इक्विलिब्रियम मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब चार्जेस के साइन सेम हो तो इक्विलिब्रियम आपको छोटे चार्ज के पास ही मिलनी है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम आपको बाय बाय वाली साइड पर आपको नहीं मिलेगी, बल्कि दोनों चार्जेस के दरमियान जाकर आपको मिलेगी। ये आपने याद रखना है। ये था हमारा पहला केस। अब आ जाते हैं दूसरा केस। पहला केस था कि दोनों चार्जेस के जो साइन थे वो सेम थे, मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी डिफरेंट है, पहले केस में भी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर साइन भी डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, साइन भी डिफरेंट है। तो जब साइन डिफरेंट हो तो फार्मूला आपने वही है, जस्ट चेंज क्या करना है, यहाँ पर आपने माइनस लगा दिया, वहां पर प्लस था, और Q2 यहाँ पर आपने पहले लिख दिया, क्योंकि Q2 क्या बड़ा चार्ज है। और आप जानते हैं कि जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बड़ा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो इसलिए Q2 माइनस Q1 होगा, बाकी चीज वही रहेगी। यहाँ पर इस फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज स्टेटमेंट उसने डिफरेंट डिफरेंट वे में उसने वर्डिंग यूज की है, लेकिन जो मतलब जो सवाल है वो सेम ही है सबका। अगेन उसने देखिए वर्डिंग उसने वो अजीब तरह से यूज की है। तो फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग प्लस क्यू एंड -9 क्यू वेयर इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो जस्ट आप फार्मूला लगा दें।
जब चार्जेस के साइन सेम थे तो इक्विलिब्रियम आपको बिटवीन द चार्जेस मिल रही थी, लेकिन जब चार्जेस के साइन अपोजिट होंगे तो इक्विलिब्रियम आपको बाहर की तरफ मिलेगी। ये आपने याद रखना है। अपोजिट साइन, थर्ड चार्ज आउटसाइड नियर टू द स्मॉलर। जब सेम साइन हो तो थर्ड चार्ज बिटवीन द टू चार्जेस इक्विलिब्रियम मिलेगी नियर टू स्मॉलर चार्ज बट बिटवीन द टू चार्जेस। जब अपोजिट साइन होंगे तो इक्विलिब्रियम छोटे चार्ज के पास ही रहेगी, लेकिन अब वो आपको बाहर की साइड पर जाकर मिलेगी, बिटवीन टू चार्जेस आपको नहीं मिलेगी। छोटा चार्ज इसमें कौन सा है, कोई बता सकता है? ये वाला छोटा चार्ज है या ये वाला छोटा चार्ज है? सबसे पहले तो आप सर ये प्लस क्यू छोटा चार्ज है। जुनैरा कह रही है प्लस क्यू छोटा चार्ज। जुनैरा काफी दिनों बाद आई है आई थिंक। हलीमा कह रही है -9 छोटा है। कदस कह रही है प्लस क्यू क्योंकि छोटा है। नेगेटिव और पॉजिटिव तो हम काउंट ना करेंगे, वो तो रिपल्शन और अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। गुलपारा भी कह रहे हैं -9, मरियम भी -9, मोहम्मद खान वो कह रहे हैं क्यों छोटा चार्ज है, खदीजा -9। तो छोटा चार्ज प्लस क्यूब है। आपने साइन को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को काउंट करना है, क्योंकि जो प्लस का और नेगेटिव का जो साइन होता है वो सिर्फ और सिर्फ जैसे वो दुनियारा ने बताया, ये आपको बता रहा है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन का आपको बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि कोई चार्ज कितना बड़ा है कोई चार्ज कितना छोटा है। ये चीज हमें उसकी मैग्नीट्यूड बताती है। इसकी मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी मैग्नीट्यूड 9 है, तो ये बड़ा चार्ज है और ये छोटा चार्ज है। तो बस ये बात आपने पकड़ लेनी है, तो फार्मूला आपको पहले ही पता है, वो सवाल आपका हो जाएगा। फार्मूला क्वेश्चन है +25 और -16, इसकी सॉल्व करती हैं यहाँ पर। तो प्लस क्यू इसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर है। इसका सोल्यूशन यहाँ पर नहीं है। तो इसको देख लें, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर -16 है, तो ये छोटा है और ये बड़ा चार्ज है। फिर मैग्नीट्यूड को देखना है, साइन को आपने नहीं देखना। तो जस्ट आपने आप यहाँ पर माइनस यूज कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा 4 है। लेकिन जो आपको आप देख लें कि जो इक्विलिब्रियम है वो आपको बाई की तरफ मिलेगी, क्योंकि ये छोटा चार्ज है। तो इस छोटे चार्ज से 4 का डिस्टेंस बाद बाई की तरफ यहाँ पर जाकर क्या मिलेगा आपको, इक्विलिब्रियम पॉइंट जाकर आपको मिलेगा। अगर चार्जेस के साइन सिमिलर होते हैं तो फिर जाकर आपको यहाँ पर जाकर आपको मिलना था। जी अपोजिट साइन होंगे तो फार्मूले में Q2 -Q1 है, और अगर सेम साइन है तो फिर Q1 +Q2 है। क्योंकि जब प्लस हो तो फिर ऑर्डर मैटर नहीं करता, Q2 को पहले लिख लें या Q1 को पहले लिख लें, वो मैटर नहीं करता। लेकिन जब आपने माइनस का साइन लगा दिया फिर आपने ऑर्डर मैटर करना है, क्योंकि माइनस करने का रूल क्या है, बड़े में से छोटा माइनस करना होता है। तो Q2 चूंकि बड़ा होता है तो बड़ा, और Q1 छोटा होता है, इसलिए आपने बड़े में से छोटा आपने माइनस करना है, तो इसलिए Q2 -Q1 आपने लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये इंटरव्यू में आपसे लिखवा लेती हैं कि जी हमें कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म के डिफरेंट फॉर्म्स हमें लिखकर बताएं। तो F21 को आप क्या करें, क्योंकि आप जानते हैं दो फोर्सेस होती हैं कूलम्स लॉ के अंदर, वो ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करती हैं। तो आपसे पहले F21 को कह रहा है कि जी हमें वेक्टर फॉर्म में हमें लिखकर बताएं। तो ये सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड आ गई, क्योंकि यहाँ पर आप वेक्टर के साइन है तो वेक्टर के साइन के साथ क्या आती है, डायरेक्शन भी आती है। और डायरेक्शन आपको किस के जरिए आप देते हैं, यूनिट वेक्टर से आप देते हैं। तो यहाँ पर F21 के जब आप डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में आप लिखते हैं, यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, R2 -R1 बनेगा, क्योंकि आपने यहाँ से आपने बतानी है पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर इसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू Q1 वो R2 है,
और Q1 का जो पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू Q2 वो R1 है। तो चूंकि आपने यहाँ से आना है तो इसलिए R2 माइनस R1 आपको मिलेगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर आपने क्या करना है, आपने आना है। किसी भी पॉइंट पर अगर आप आएंगे तो आप R2 माइनस R1 करके आप वो निकाल सकती हैं, यूनिट वेक्टर आप निकाल सकती हैं। तो F21 आपने यूज किया तो आप क्या यूज करेंगे, R2 माइनस R1 यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है तो ये किसके बराबर होता है, ये मॉड आर के, इसकी जो मैग्नीट्यूड है ना, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो अगर आप इसको ओपन करें तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर के, और वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो ये वेक्टर हमने लिख दिया। Sabaknya, tim mo po sa bakit kwate dira mawaya ba se? Chapal और ये हमने इसकी मैग्नीट्यूड लिख दी। अब या तो आप इस फार्मूले को आर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लें, या इस पूरे फार्मूले को R2 माइनस R1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें। अगर आपने इसको आर की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पर आर आ जाएगा, क्योंकि R2 माइनस R1 की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आएगी, आर के बराबर आती है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। तो या तो आप इसको आर के बराबर लिख लें या आर को इसके बराबर लिख लें। तो चूंकि जो ज्यादा फॉर्म यूज होती है वो यही होती है कि आप आर को, क्योंकि आर तो पहले यूज हो रहे हैं तो नई फॉर्म आपने बनानी है, तो आर को आप किस टर्म्स में लिख दें, R2 माइनस R1 के टर्म्स में लिख दें। तो चूंकि दो पावर टू है तो लिहाजा टू ही हो गया, आर इसके आगे और एक पहले से यहाँ पर मौजूद है, तो फिर टोटल कितना आ गया, आर की पावर 3। ये वेक्टर है और ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। तो ये हमारे पास पहली फॉर्म आ जाती है न्यूटन, वो कूलम्ब लॉ की वेक्टर फॉर्म के अंदर है। तो ये हमारे पास पहली फॉर्म आ गई। दूसरी फॉर्म कि ये जो ये तो हो गया ना F21 का, ये वाला आ गया F21, ये पहली फॉर्म आ गई। तो अगर आप इसे ये तो F21 का आपने लिख दिया, अगर आप 1 to 4 के लिए लिखना चाहते हैं तो फार्मूले में चेंज क्या करेंगे, R2 की जगह पर R1 आ जाएगा और R1 की जगह पर R2 आ जाएगा, क्योंकि इसको आपने देखना है 1 2 याद रखने के लिए, 2 1 है, 2 माइनस 1 होगा, अगर 1 2 है तो 1 माइनस 2 होगा। ये वेक्टर और ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। तो ये जो है ना R2 माइनस R1, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं R21। तो इसकी यहाँ पर हमने R21 लिख दिया, क्योंकि ये वेक्टर था तो ऊपर हमने वेक्टर का साइन डाल दिया, और R2 माइनस R1 की यहाँ पर फिर क्या लिख दिया, R21 लिख दिया, और क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो ऊपर पावर हमने 3 लगा दी। ये सेकंड फॉर्म है कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने, यहाँ पर 2 1 था तो यहाँ पे आपने 1 2 लगा देना है। तो ये सेकंड फॉर्म आपकी बन गई। और याद रखें कि ये जो आप फार्मूला यूज करते हैं ना कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला है मैग्नीट्यूड का। जब आप ये फार्मूला यूज करते हैं तो फिर आप चार्जेस के साइन को कंसीडर नहीं करते। आप जितने भी फार्मूले उठा के देख लें, क्वेश्चन उठा के देख लें, जब आप ये फार्मूला यूज करते हैं तो आपने साइन कभी भी यूज आपने नहीं किए। लेकिन जब आप वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे तो फिर आपने साइन को यूज करना है। Q1 और Q2 के जो साइन होंगे वो आपने यूज करना है, अगर यूज नहीं करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आई वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में आपने साइन को यूज करना है। और ये चूंकि वैसी मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पर साइन यूज करने की जरूरत आपको नहीं है। ये तो होगी दूसरी फॉर्म। तीसरी फॉर्म हमारे पास ये आ जाती है कि यहाँ पर वेक्टर था, तो इसको अगर आप क्या कर लें, ये वेक्टर और यहाँ से एक निकाल दें, तो वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। तो ये यूनिट वेक्टर के बराबर आ गया, क्योंकि यहाँ से हमने एक निकाल दिया था, वो इसके डिनोमिनेटर में चला गया, तो पीछे यहाँ पर 2 रह गया और वो 2 यहाँ पर आ गया। तो ये वेक्टर फॉर्म की तीसरी फॉर्म है
कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की थर्ड फॉर्म ये है। तो तीनों फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में बता रहे ड्राइव कर वो ड्राइव करनी भी अगर आपको आनी चाहिए आ जाए, लेकिन वैसे याद हो जाए तो पेपर में आपका टाइम बच जाएगा। तो कूलम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेती हैं। फाइंड द फोर्स ऑन अ चार्ज Q1 में दिया हुआ है और Q2 भी दिया हुआ है और पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर। उसने बोला आप फोर्स मालूम करें, तो Q1 का ये पोजीशन वेक्टर है और Q2 का ये पोजीशन वेक्टर है। तो चूंकि आपने F1 टू फोर्थ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या आपने मालूम करना है, position of the charge are given as find the force on a charge Q1 due to charge Q2। तो चार्ज Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो आपने मालूम करनी है। तो ये जो लैंग्वेज है ना, इसको आपने बड़े ध्यान से पढ़ना पेपर में। तो ये क्या कह रहा है कि फोर्स ऑन अ चार्ज, जिस पर फोर्स लग रही है वो दूसरे नंबर पर आता है और फोर्स लगाने वाला पहले नंबर पर आता है। वो यहाँ वो यानी कि राइट साइड पे आएगा और जिस पर फोर्स लग रही है वो लेफ्ट साइड पे आएगा। तो टोटका याद रखने का क्या है कि चूंकि फोर्स लगाने वाला वो नेक है तो वो राइट साइड पर होगा, और जो मार खाने वाला है फोर्स जिस पर लग रही है वो मार खा रहा है, और मार खाने वाला क्या होता है, कमजोर होता है। कमजोर का कौन होता है, जो बुरा होता है। और बुरा कहाँ पर होता है, लेफ्ट साइड पर होता है। तो याद रखने का ये तरीका है, क्योंकि ये मार खा रहा है तो ये लेफ्ट साइड पर होगा और जो मारने वाला वो राइट साइड पे होगा। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो फार्मूला आप, क्योंकि फोर्स आपने क्या मालूम करनी है, F12 आपने मालूम करनी है फोर्स। तो सबसे पहले आपको R1 माइनस R2 पता होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में भी और इसकी मैग्नीट्यूड में भी। तो वेक्टर फॉर्म में ये आ गया और इसकी मैग्नीट्यूड में ये आ गया, तो इसको सॉल्व किया आपने। ये ना पेजेस आगे पीछे हो गए हैं, तो सेट करके आपको दोबारा भेज दूंगा सीक्वेंस के साथ। तो ये न्यूमेरिकल फिर आप कर दीजिएगा जो है, क्योंकि मैं सेट करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो कॉलम क्लास रिलेटेड पे जो MCQ आपने खुद वो कर लेने हैं। तो ये जो फार्मूला है इसकी, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। ई इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ई की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव में एंटर होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो डायरेक्शन है पॉइंट चार्ज की वो तो आप बताते ही हैं। ये अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है ना, तो जिस जगह पर पॉइंट चार्ज होता है उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो अवे डिफाइंड है या इनवर्ड डिफाइंड है, या तो वो मतलब है अवे है या इनवर्ड है। जिस जगह पर मौजूद है उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है, ये भी याद रखिएगा। बाकी इसका यूनिट हो गया और इसकी डायमेंशन हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। तो ये फार्मूला आप ये जो पढ़ते हैं, तो ये फार्मूला किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। और मैसेज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और जो चार्जेस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। ये चार्जेस के लिए है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए फार्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए K Q/R² होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए कैपिटल G M/R² आता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम नहीं करते, बल्कि क्या मालूम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं। तो ये फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मालूम कर सकते हैं। जो आप टेस्ट चार्ज लेती हैं वो वेरी वेरी स्मॉल चार्ज होता है, उसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंसेप्ट हो गया। तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अब देखें ये था वैक्यूम में दोनों के दरमियान फोर्स, डिस्टेंस है डी बी। अगर जब आप मीडियम रख देते हैं तो आप जानते हैं कि जब हम मीडियम प्लेस करते हैं तो मीडियम फोर्स के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीडियम अगर बड़ा करेंगे तो फोर्स कम हो जाती है। तो चूंकि जब आपने फोर्स कम किया तो मीडियम मतलब रखा तो फोर्स कम होगी, तो वो कहते हैं जो फोर्स वैक्यूम में थी ना वही फोर्स मीडियम में भी होनी चाहिए। तो आपने फिर जाहिर है कि आपको डिस्टेंस को कम या ज्यादा करना पड़ेगा, कि इस तरह आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि जो फोर्स वैक्यूम में थी वही फोर्स हमें मीडियम की मौजूदगी में भी मिल जाए। इसको कहती हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, कि फॉर सेम फोर्स इन एयर आर वैक्यूम एंड अदर मीडियम। तो ये वाला फार्मूला आपने यूज करना है। इस फार्मूले से आपको पता चल जाएगा कि किस डिस्टेंस पर हमें जाकर वो चार्ज को रखना पड़ेगा, चार्जेस को, कि जो वैक्यूम हमें जो मैक्सिमम फोर्स मिल रही थी और मीडियम की वजह से जो फोर्स कम हुई थी वो फोर्स बढ़ जाए। तो फिर हमें क्यों कौन से डिस्टेंस पर हमें रखना पड़ेगा कि इसकी जो फोर्स है वो कोरस्पॉन्डिंगली बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि वो वैक्यूम में जो फोर्स उसके बराबर हो जाए। और जाहिर है कि जो वैक्यूम में जो फोर्स होती है वो मैक्सिमम होती है, वो वैक्यूम से ज्यादा फोर्स वो बड़ी नहीं हो सकती। ये बातें होगी हमारी, एमसीक्यू आप ये खुद कर लीजिएगा, ताकि फिर हमारा जो लेक्चर है वो आज लेक्चर नंबर 2 हमारा आज खत्म हो जाए। ठीक है, कर लेंगे कि नहीं? सारे सोल्यूशन यहाँ पर वो दिए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम, ये चलिए आप खुद ही कर लीजिए कि मैं आपको कंसेप्ट बता दूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म, तो इसका भी वेक्टर फॉर्म आपने याद रखनी है। तो ये जो फार्मूला है, इतना जो फार्मूला है ये आप यूज करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए है। और जब आप वेक्टर फॉर्म यूज करें तो आप यूनिट वेक्टर यूज कर लेंगे। तो यूनिट वेक्टर को ओपन करते हुए फिर हमें क्या मिलता है, वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो यानी कि आर मिलेगा। तो उस आर को जब आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आर क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पर जब आपने वेक्टर फॉर्म यूज करनी है तो आपने साइन को यूज करना है। अगर आप वेक्टर फॉर्म नहीं है तो फिर आप साइन को यूज नहीं करेंगे। ये मैं सीक्वेंस साथ वो करके भेज दूंगा। ये जो आगे पीछे भेज हुआ है ना, ये मैं सेट करके आपको दोबारा भेज दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि ये क्या वो चार्ज है ना क्यू टू, ये सारे चार्जेस इस पर फोर्स लगाएंगे। तो अगर आप क्यू टू का फोर्स मालूम करना चाहती हैं तो इन सारे चार्जेस पर लगने वाली जो फोर्सेस है उनको आपको क्या कर दें, आप ऐड अप कर दें, तो फिर आपको वो फोर्स मिल जाएगी। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सारे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको आप प्लस कर दें, तो वो फिर आपको मिल जाएगा। तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि हर जगह जो चार्ज है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और फोर्स भी होती है। ये एमसीक्यू मैं आपको करवा देता हूँ कि 2 पॉइंट चार्जेस, एक 8 है और एक -2 है। तो आपको पता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा कहाँ पर हमें मिलेगी, अवे मिलेगी, और छोटे चार्ज से दूर मिलेगी। छोटा चार्ज है इसमें हमारा ये वाला है और ये बड़ा चार्ज है। तो फार्मूला लगा कर हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है एल आता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन होगा तो आंसर हमारा आया एल, लेकिन आप आंसर देख लें, आंसर हमारा 2L है। फार्मूला लगा के जो आंसर आता है वो आता है एल, लेकिन ऑप्शन में किया 2L है। क्यों 2L आया, तो उसने ये पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट व्हिच द नेट फोर्स ड्यू टू दिस पॉइंट चार्जेस इज 0। तो जो एल है ना वो छोटे चार्ज से डिस्टेंस है। जो छोटा चार्ज है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू एल पे पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसने मेंशन किया हुआ कि जो छोटा चार्ज है वो एक्स इज इक्वल टू एल पे पड़ा होगा है। तो जो फार्मूले से हमें आंसर मिला एल, वो ये बता रहा है कि जो छोटे चार्ज से एल डिस्टेंस पर है वो हमें जाकर इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें जाकर मिलेगा। तो एक एल इसका और एक एल से इससे दूर जा चले जाए यहाँ पर, तो ये भी एल है। तो ये एल और ये एल आपस में ऐड हो जाएंगे, तो उसके फिर इसका आंसर आता है 2L। क्लियर? ये एमसीक्यू कि जो आंसर में एल आया है तो वो किसके रिस्पेक्ट से आंसर, वो छोटे चार्ज से एल डिस्टेंस पर है।
क्योंकि छोटा चार्ज वैसे ही एल है और उससे डिस्टेंस है एल, तो एल प्लस एल कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, क्योंकि आपने किसके रिस्पेक्ट से बताना है, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, तो आपने मतलब 0 से बताना है, ओरिजिन से बताना है। क्लियर, जल्दी बताएं, 2 मिनट रहते हैं। ये वाला सोल्यूशन है कि देख लें आंसर कितना आया, आंसर एल आया है, लेकिन जो आपने टिक करना है वो आपने 2 एल पे टिक करना है, क्योंकि ये एक्स इक्वल टू एल पे पड़ा होगा है, तो इससे एल डिस्टेंस पर जाके यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगी। टोटल डिस्टेंस फिर हमारा कितना हो गया, 2 एल हो गया। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, बच्चे यहाँ पर बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो आपने छोटे चार्ज से दूर जाकर आपने वो बताना है। ये है कि जब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये दोनों सेम चीजें होती हैं। कहीं पर रिलेटिव परमिटिविटी का वर्ड यूज होता है, कहीं पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वर्ड यूज होता है, ये सेम चीजें होती हैं। और ये याद रखिएगा, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप के से डिनोट करते हैं, लेकिन इस के की वैल्यू ये वाली वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जो आप वैल्यू पढ़ती है ना, के इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, वो किसकी वो होती है, वो वैक्यूम में जाकर होती है। ये है इन द इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो इसलिए इस के की वैल्यू डिपेंड करती है कि कौन सा मीडियम आपने यूज किया होता है। इस के की वैल्यू कभी भी 9 × 10⁻⁹ नहीं रहेगी, ये मीडियम पे डिपेंड करेगी कि आपने गिलास यूज किया, माइका यूज किया, कि कौन सा यूज किया है। जिस के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, वो कौन सा होता है, वो परमिटिविटी होता है। ये क्या चीज है, ये रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से डिनोट करती हैं और रिलेटिव परमिटिविटी को आप ई आर से डिनोट करती हैं। तो लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, तो कल आपको थोड़ा सा ये चीजें बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि बच्चे यहाँ से बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो कल से स्टार्ट करने से पहले आपको पहले यहाँ से बता दूंगा, और फिर लेक्चर नंबर 3 से हम अपना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इस पे ना थोड़ा सा आपको मजीद आपको थोड़ी सी बात बतानी है।